उसी एंटिटी को देखती है जिसे उसने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वही पतली सी, लंबी सी, बूढ़ी सी चुड़ैल। उसको देखते ही ऐदा की तबीयत दोबारा से बिगड़ जाती है। सुबह में माया उससे मिलने भी आती है, उसका नाश्ता लेकर। माया उसके साथ काफी सारी बातें करती है और ऐदा उसे अपनी हालत के बारे में बताती है कि उसे कैसे डरावने विजन आते हैं और अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं। माया उसकी बातें तो सुन रही थी, लेकिन उसे लगा कि शायद ऐदा ये सारी बातें इसलिए कर रही है क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। वो यह सारी बातें आकर स्कूल में अपने दोस्तों को भी बताती है। सभी लोग परेशान हो गए, ये सोचते हुए कि पता नहीं क्यों ऐदा ऐसी हो गई। अगले दिन सारे दोस्त मिलकर ऐदा से मिलने के लिए जाते हैं और उसके लिए प्रे भी करते हैं कि ऐदा जल्दी ठीक हो जाए और वापस उनके साथ आए। इन्हीं से बातें करते करते ऐदा एकदम से अपनी बाईं तरफ मुंह कर लेती है और दरवाजे की तरफ घूरने लग जाती है। वो माया से कहती है, देखो वो दोबारा आ गई। लेकिन किसी को दरवाजे के पास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सबने उसे समझाने की कोशिश की कि दरवाजे के पास कोई नहीं है, लेकिन ऐदा किसी को वो ना समझा पाई जो उसे नजर आ रहा था। खैर, रात होती है और रात में ऐदा की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। उसकी बॉडी में झटके लगते हैं, उसे सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है और जब उसे खून की उल्टी होती है तो वह मर जाती है। जैसे ही यह खबर उसके घर और दोस्तों को पता चलती है तो वहां पर कयामत टूट पड़ती है। उसके घर के आसपास रहने वाले सभी लोग शौक में आ जाते हैं। ये सब कुछ ही दिनों में हो गया था। 3-4 दिन पहले ऐदा बिल्कुल ठीक थी और आज वह उनके बीच में ही नहीं थी। माया की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि महीनों बाद भी वो अपनी बेस्ट फ्रेंड ऐदा को नहीं भूल पाई। ऐदा की मौत ने सबसे ज्यादा माया को ही डिस्टर्ब किया था और उसकी एक वजह यह भी थी कि ऐदा के डैड ने उसकी इस हालत और मौत का जिम्मेदार माया को ठहरा दिया था। हर रात उसे ऐदा के ख्वाब और ऐदा के विजन आते रहते थे। ऐसे ही उसकी बातें याद करते करते एक दिन माया को याद आता है कि जब यह लोग हाइकिंग के लिए निकल रहे थे तो ऐदा के डैड ने उसे चुपके से कोई पोटली पकड़ाई थी और कहा था कि इसे माउंटेन्स वाली झील में फेंकाना। ऐदा ने जाकर उस पोटली को झरने में फेंक भी दिया था और उसी जगह पर तो माया ने वो एंटिटी देखी थी। ये सब सोचकर माया डर जाती है और सुबह होते ही ऐदा की मॉम को जाकर सब कुछ बता देती है। ऐदा की मॉम भी हैरान हो जाती है और तुरंत अपने हस्बैंड से जाकर पूछती है कि उस दिन आपने जो ऐदा को पोटली दी थी आखिर वो क्या थी। तभी पता चलता है कि ऐदा के डैड उन सबको एक खास कमरे में नहीं जाने देते थे। ऐदा की मॉम गुस्से में उस कमरे के अंदर चली जाती है जहां उन्होंने देखा कि ऐदा के डैड अजीबोगरीब रिचुअल कर रहे थे, यानी ब्लैक मैजिक। असल मसला यह था कि ऐदा के डैड का बिजनेस बहुत खराब चल रहा था। उन्हें लगने लगा था कि किसी ने उन पर काला जादू कर दिया है और जब उन्हें यह बात पता चली कि उनका दुश्मन उन पर ब्लैक मैजिक कर रहा है तो उन्होंने भी बदला लेने के लिए एक तांत्रिक से संपर्क किया। उस तांत्रिक ने काला जादू कर उन्हें एक डोल दी जिसे बहुत दूर जाकर फेंकना था। लेकिन उसी रात ऐदा हाइकिंग पर जा रही थी तो उन्होंने यह काम ऐदा को सौंप दिया, ये सोचे बिना कि यह श्राप पलटकर उनकी बेटी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। उस दिन से ही ऐदा की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई थी। उसके बाल झड़ने लगे थे, उसके मुंह और नाक से खून आने लगा था, यानी ऐदा के डैड जिस पर भी ब्लैक मैजिक करवा रहे थे उसका असर पलटकर उन्हीं के परिवार पर पड़ रहा था। जब ऐदा की मॉम को यह सब पता चला तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने कहा, मुझे आपसे ये उम्मीदें नहीं थी, आपने ही मार दिया हमारी बेटी को। ऐदा के डैड भी रोते हुए कहने लगे, मेरा यह मकसद नहीं था, मैं तो अपनी फैमिली को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा था, मुझे क्या पता था कि इससे हमारी ऐदा ही चली जाएगी। ऐदा के डैड को अब एहसास हो चुका था कि उन्होंने जो गलत हरकत की थी उसकी सजा उन्हें मिल चुकी थी। कुछ समय बाद सब लोग धीरे धीरे ऐदा की मौत से आगे बढ़ने लगते हैं। पहले वाला ही 6 दोस्तों का ग्रुप दोबारा ऐदा की याद में उसी माउंटेन्स पर हाइकिंग के लिए जाता है। वहां एक खास पॉइंट पर माया को ऐदा की परछाई मिलती है जिससे वह बातें करने लग जाती है और यहाँ पता चलता है कि माया आज भी ऐदा को नहीं भूली थी और बस यही सब दिखाते हुए ये मूवी खत्म हो जाती है।